बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है पाठ 15वां ज्ञानी। ज्ञानी किसे कहते हैं आपको पता है? जिसके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, जिसे बहुत सारी भाषाएं समझ में आती है, बोलनी आती है, उसे हम ज्ञानी कहते हैं। तो इस पाठ में कौन ज्ञानी है और ज्ञानी बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखते हैं पाठ ज्ञानी। ये है हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ पाठ 15वां ज्ञानी। आप इस पाठ का और दिए हुए चित्रों का निरीक्षण करो। क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। ये 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं, इसलिए यह पाठ संवादात्मक है। और नीचे कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आइए पाठ से संबंधित ये जो चित्र है, इनकी जानकारी भी पाठ पढ़ते पढ़ते हमें जरूर मिलने वाली है। लेकिन यह पाठ जो है संवादात्मक है, इसलिए पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ को एक वीडियो के रूप में देखते हैं। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है, इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी है। मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? बच्चे तो बंधक होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। लेकिन सुदामा, जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? अच्छा, जरा बैठो। मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। अरे, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? अच्छा बंडू भाऊ, यह सब छोड़ो। बेटी को खत भेजा कि नहीं? अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? देखा ना, यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। पाठ 15वां ज्ञानी। अब आपको ये जो 2 चित्र है, ये किनके चित्र है ध्यान में आया? एक है बंडू भाऊ और दूसरा है सुदामा। अब आपको यहाँ क्या करने को कहा गया है? आपको इस पाठ का अनुलेखन करना है। तो हम इस पाठ को पहले पढ़ते हैं और बाद में उसका अनुलेखन भी करते हैं। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ
हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी है। बंडू भाऊ कहते हैं, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। सुदामा कहता है, अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। तो बंडू भाऊ क्या बोले, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा ने कहा, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। बंडू भाऊ कहते हैं, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है, तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? सुदामा कहता है, अच्छा, जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। बंडू भाऊ कहते हैं, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? सुदामा ने कहा, अच्छा, यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? बंडू भाऊ कहते हैं, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। और लोग उससे क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। परिवार यानी फैमिली, कुटुंब, तो वे आमने सामने रहते हैं, यानी वे एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब इन दोनों के जो बच्चे हैं, बच्चे भी आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। आप भी बच्चों, आपके पड़ोसी के जो बच्चे होंगे उनके साथ खेलते हो ना, अलग अलग तरह के खेल खेलते हो, गप्पे लड़ाते हो, या कभी कभी एक साथ मिलके पढ़ाई भी करते हो। तो उसी तरह सुदामा और बंडू भाऊ के बच्चे भी एक दूसरे के साथ हंसते खेलते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। अब जब पड़ोसी रहते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने पड़ोसियों के सुख दुख में सहभागी होते हैं। अगर हमें कुछ जरूरत है तो वे पूरा करते हैं, उनको कुछ जरूरत है तो हम दे देते हैं। तो इस तरह दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते थे। अब ये जो बंडू भाऊ और सुदामा है, इन दोनों की भी मातृभाषा भिन्न है। भिन्न यानी अलग अलग। मातृभाषा यानी मदर टंग, हम जिसे घर में बोलते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। तो इन दोनों की मातृभाषा अलग अलग है। एक की मातृभाषा मराठी है तो दूसरे की मातृभाषा हिंदी है। अब देखो बच्चों, इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। देखो, ऐसा होता है ना, आप भी कभी दूसरी भाषा के व्यक्ति के साथ बोलते हो और दोनों भाषा में अगर वह शब्द है तो मराठी में उस शब्द का अर्थ अलग होता है और हिंदी में उस शब्द का अर्थ अलग होता है, लेकिन शब्द तो एक ही होते हैं। तो क्या होता है, मराठी वाला उसका मराठी अर्थ समझकर
बोलता है और हिंदी भाषिक उसका हिंदी अर्थ जानकर वाक्य बनाता है, तो ये दोनों भी भिन्न भाषिक होने के कारण कई शब्द ऐसे होते थे कि दोनों भाषा में आते थे और उनके बातचीत में उनके अर्थ अलग-अलग होने के कारण मनोरंजक स्थिति बन जाती थी। इसका मतलब है एक जन कुछ कहना चाहता है, दूसरा उसका अपनी भाषा में अलग मतलब समझता है, तो ऐसी मनोरंजक स्थिति बन जाती थी। आज भी वैसे ही स्थिति बनी है। देखते हैं क्या बनी है मनोरंजक स्थिति। बंडू बहू क्या कहते हैं? मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। क्या कहते हैं बंडू बहू? मैंने बच्चों को मना किया, फिर भी वो बरसात में भीग रहे हैं, तो सुदामा से वे क्या कहते हैं? उनको अंदर बुला लो और उन्हें शिक्षा दो। तो सुदामा क्या कहता है? अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। देखो बच्चों, अब यहाँ शिक्षा यह जो शब्द है, यहाँ शिक्षा यह शब्द है, यहाँ भी शिक्षा यह शब्द है, तो इन दोनों शब्दों का मराठी में अलग अर्थ होता है, हिंदी में अलग अर्थ होता है। देखो तो इन बच्चों को शिक्षा हुई है, यानी उनको सजा मिली है, दंड मिला है। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो सबको कान पकड़कर खड़े रहने की सजा दी गई है, यानी इसको मराठी में शिक्षा कहते हैं। और यहाँ टीचर पढ़ा रही है, बच्चे पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं, तो पाठशाला में जाकर पढ़ाई करना इसे हिंदी में शिक्षा कहते हैं। मराठी में शिक्षा इसका मतलब है सजा या दंड, तो हिंदी में शिक्षा इसका मतलब है पाठशाला में की जाने वाली पढ़ाई। आया ध्यान में? तो बंडू भाऊ क्या करना चाहते थे? बच्चों को सजा देना चाहते थे। और सुदामा क्या कहता है? शिक्षा यानी पढ़ाई वो तो उन्हें विद्यालय में मिलती है, मैं कैसे दे सकता हूँ उन्हें शिक्षा? तो इस तरह शिक्षा यह शब्द मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में समान है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न है। तो इसलिए यहाँ क्या गड़बड़ी हो गई? बंडू भाऊ सजा देना चाहते हैं और सुदामा उसे पढ़ाई समझ बैठे हैं। बंडू भाऊ कहते हैं, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? तो सुदामा क्या कहता है? बच्चे तो बंदर है, इसलिए खेलते ही रहेंगे। देखो अभी बंडू बहू को क्या लगता है, अगर बच्चों को अंदर नहीं बुलाया या उनको सजा नहीं दी तो वो क्या करते रहेंगे? बरसात में पानी में भीगते ही रहेंगे। अब सुदामा क्या कहता है? बच्चे तो बंदर होते हैं। आपने बंदर देखा है? क्या करता है बंदर? बंदर पेड़ पर उछल कूद करता है, यहाँ वहां जाता है। तो बच्चे भी क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चे? बच्चे यहाँ वहां जाते हैं, खेलते रहते हैं। इसलिए ये सुदामा क्या कह रहे हैं? बच्चे तो बिल्कुल बंदर जैसे हमेशा खेलते रहते हैं। तो यहाँ बंदर यानी पेड़ पर उछल कूद करने वाला प्राणी है। बंदर यानी मंकी। बंडू बहू अचरज से कहते हैं, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे?
देखो यहाँ भी बंदर शब्द आया है और हिंदी में बंदर का मतलब है पेड़ पर उछल कूद करने वाला प्राणी, लेकिन मराठी में बंदर इसका मतलब अलग है। बंडू बहू क्या कहते हैं? लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? तो मराठी में बंदर का अर्थ है जहाँ जहाज खड़े रहते हैं या जहां से जहाज जाते हैं। जैसे बस के लिए बस स्टॉप होता है, रेल के लिए रेल स्टेशन होता है, उसी तरह जहाज के लिए बंदर होता है। तो बंदर का मराठी में अर्थ होता है जहाज खड़े रहने की जगह। तो बंडू भाऊ क्या कहते हैं? जब कहीं आसपास समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? तो देखो, बंदर इस शब्द का मराठी में अर्थ है जहाज खड़े रहने की जगह। तो बंदर इस शब्द का हिंदी में अर्थ है पेड़ पर उछल कूद करने वाला प्राणी। अब देखो सुदामा आगे क्या कहते हैं? अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। अब सुदामा क्या करने वाला है? उसका भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैलाना चाहते हैं। ऊन का स्वेटर यानी सर्दी में हम जो गर्म कपड़े पहनते हैं उसे ऊन का स्वेटर कहते हैं। अब बंडू बहू कहते हैं तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? देखो, अभी ऊन यह जो शब्द है मराठी में उसका अलग अर्थ है, हिंदी में उसका अलग अर्थ है। क्या अलग अर्थ है? हिंदी में ऊन इसका मतलब ऊनी धागों से बने हुए कपड़े। ये देखो, ये है ऊनी ऊन के धागे जिसके जिसके सहारे यह ऊन का स्वेटर बनता है। और मराठी में ऊन इसका मतलब है कड़ी धूप। मराठी में ऊन का अर्थ क्या है? कड़ी धूप। इसलिए बंडू भाऊ को बड़ा अचरज हुआ कि ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? तो यहाँ भी ऊन और ऊन ये जो समान शब्द आए हुए हैं उनके हिंदी में अर्थ अलग है। ऊन का हिंदी में अर्थ है ऊनी कपड़े या ऊन के धागे। तो मराठी में ऊन इस शब्द का अर्थ है कड़ी धूप। सुदामा आगे कहता है अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? सुदामा क्या कहते हैं? बेटी को खत भेजा कि नहीं? खत इसका मतलब है पत्र। तो सुदामा बंडू भाऊ से क्या पूछते हैं कि बेटी को खत भेजा कि नहीं? इसका मतलब बेटी को पत्र भेजा कि नहीं? बंडू भाऊ कहते हैं अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? देखो, मराठी में खत इसका मतलब है खाद। हिंदी में खेती के लिए जो खाद उपयोग में लाया जाता है उसे मराठी में खत कहते हैं। तो यहाँ खत इसका हिंदी में अर्थ होता है पोस्ट कार्ड या पत्र। हिंदी में खत इस शब्द का अर्थ क्या होता है? पोस्ट कार्ड या पत्र। तो यहाँ सुदामा का कहने का मतलब था बेटी को पत्र भेजा के नहीं। और यहाँ बंडू भाऊ क्या समझ बैठे? खत यानी खाद। बेटी को खाद क्यों भेजना है, ऐसा प्रश्न उन्हें पूछना है। तो यह क्या है? ये दोनों हिंदी और मराठी भाषिक है और जब एक ही शब्द दोनों भाषाओं में आता है तो मराठी में उसका अर्थ अलग होता है, हिंदी में उसका अर्थ अलग होता है।
इसलिए यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। आपको भी पता है ना, आप भी आजकल स्कूल में 3 भाषाएं सीखते हो। कौन सी भाषाएं सीखती हो? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी। तो ये 3 भाषाएं सीखने से आपके पास तीनों ही भाषाओं के बहुत सारे शब्द हैं, जिसका मतलब आप समझते हो, जिनका उपयोग अपने बोलचाल में करते हो। तो जितनी ज्यादा भाषाएं आप सीखोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। और जो जितनी ज्यादा भाषाएं सीखता है, जितनी ज्यादा भाषाओं को पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, तो उसका ज्ञान बढ़ता है। फिर लोग उसे क्या कहते हैं? ज्ञानी। ज्ञानी इसका मतलब जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है। जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं हम? ज्ञानी। पढ़ो, समझो और लिखो। हिंदी अर्थ समोच्चारित शब्द, मराठी अर्थ। देखो अभी चौकट में जो शब्द दिए हैं ये समोच्चारित शब्द है जो हिंदी और मराठी दोनों भाषा में उपयोग में लाए जाते हैं। अब समोच्चारित इसका मतलब एक ही उच्चार वाले। अब देखो शिक्षा, यह जो शब्द है उसका हिंदी अर्थ क्या है? पढ़ाई। तो मराठी में उसका अर्थ है दंड, यानी सजा। बंदर, बंदर का हिंदी अर्थ है वानर। और बंदर इसका मराठी में अर्थ होता है बंदरगाह। जहां जहाज खड़े रहते हैं, जहां से जहाज जाते हैं, उसे बंदरगाह कहते हैं। ऊन, ऊन इस शब्द का हिंदी में अर्थ है ऊनी कपड़े, ऊन से बने कपड़े। और ऊन इस शब्द का मराठी में अर्थ होता है धूप। उसका अर्थ क्या होता है मराठी में? धूप। आगे और कुछ शब्द है वह भी देखते हैं। हिंदी अर्थ, समुच्चारित शब्द, मराठी अर्थ। चौकट में दिए शब्द जो है दोनों भाषाओं में उपयोग में लाए जाते हैं। आगे का शब्द देखो, खत। खत इसका हिंदी में अर्थ है पत्र और मराठी में उसका अर्थ है खाद, जो खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब आगे का जो शब्द है घास। घास इसका मतलब है, यह देखो, घास जो हम पालतू जानवरों को घास खिलाते हैं या जमीन पर घास उगाती है, हरी हरी घास होती है, बगीचे में होती है। तो घास इसका मतलब है वनस्पति। और मराठी में घास इस शब्द का अर्थ है निवाला। निवाला यानी कोर तोड़कर, अगर रोटी है तो उसका टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालना, इसका मतलब है निवाला। और घास इसका मराठी में अर्थ होता है निवाला। जाड़ा, जाड़ा इसका हिंदी में अर्थ है ठंडी। जाड़ा इस शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है? ठंडी। तो मराठी में उसका अर्थ है मोटा। मोटा, जाड़ा इसका मतलब है मोटा। तो देखा बच्चों, शिक्षा, बंदर, ऊन, खत, घास, जाड़ा, ये सारे शब्द हिंदी और मराठी
दोनों भाषाओं में उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ मराठी और हिंदी में अलग-अलग होते हैं। आओ अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न पहला, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अ, बंडूभाऊ और सुदामा की मातृभाषाएं कौन सी है? कौन सी है मातृभाषाएं? बंडूभाऊ की मराठी और सुदामा की हिंदी। चलो तो उत्तर लिखते हैं। बंडूभाऊ की मातृभाषा मराठी और सुदामा की मातृभाषा हिंदी है। वह प्रश्न, भाषाएं अलग-अलग होने के कारण बंडूभाऊ और सुदामा के बीच क्या होता था? क्या होता था बच्चों? मनोरंजक स्थिति पैदा होती थी। उत्तर, भाषाएं अलग-अलग होने के कारण बंडूभाऊ और सुदामा के बीच मनोरंजक स्थिति होती थी। प्रश्न दूसरा, शब्द युग्म लिखो। 1. आमने सामने। 2. सुख दुख। 3. अलग अलग। 4. खट्टा मीठा। 5. रात दिन। 6. सुबह शाम। प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा लिखो। अ, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। किसने कहा है ये वाक्य? बंडूभाऊ ने सुदामा से कहा है। आ, शिक्षा तो उन्हें विद्यालय से मिलती है। ये वाक्य किसने किससे कहा? ये वाक्य सुदामा ने बंडूभाऊ से कहा। ई, बच्चे तो बंदर होते हैं। उत्तर, सुदामा ने बंडूभाऊ से कहा। ई, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? उत्तर, बंडूभाऊ ने सुदामा से कहा। ऊ, बेटी को खत भेजा कि नहीं? उत्तर, सुदामा ने बंडूभाऊ से कहा। छोटे परिवार का महत्व। एक बड़े परिवार की तुलना में एक छोटा परिवार अपने बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन का बेहतर तरीके से देखरेख कर सकता है। छोटे परिवार के बच्चे एक अच्छे स्कूल में जाकर अपनी बेहतर शिक्षा को प्राप्त करते हैं और त्योहारों, अन्य अवसरों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, पढ़ो, समझो और लिखो। देखो बच्चों, यह चार्ट हमने पहले भी पढ़ा है। आप भी इसे फिर से पढ़ना, समझना और ये अपने कॉपी में उतारना। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अ, बंडूभाऊ और सुदामा का डैश आमने सामने रहता है। आ, दोनों परिवार एक दूसरे के डैश में सहभागी होते हैं। ई, दोनों की डैश भिन्न भिन्न है। ई, एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग-अलग डैश होने के कारण कई बार मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऊ, मना करने पर भी बच्चे डैश में भीग रहे हैं। ऊ, डैश तो उन्हें विद्यालय से मिलती है।
ए बच्चे तो डैश होते हैं। ऐ जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका डैश उतना ही बढ़ता है। तो ये जो रिक्त स्थान है उचित शब्द हमें यहाँ पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। प्रश्न तीसरा, ज्ञानी इस पाठ का सुंदर अक्षरों में अनुलेखन करो। प्रश्न चौथा, ज्ञानी इस पाठ का नाटक अपनी कक्षा में तथा शालेय समारोह में प्रस्तुत करो। प्यारे बच्चों, आज हमने 15वां पाठ ज्ञानी पढ़ा है। ज्ञानी हम कब बनेंगे? जब हम अधिक से अधिक भाषाएं सीखेंगे, जानेंगे, तो हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा और हम ज्ञानी कहलाएंगे। तो आप भी जरूर कोशिश करना कि आपके आसपास रहने वाले जो भिन्न भाषिक व्यक्ति है उनके द्वारा उनकी भाषा सीख ले, समझ ले, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।